गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम जो इसके आगे के वीडियो थे उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हमने पूरा डिटेल में अध्ययन किया है कि उन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका क्या वर्क है, वो किस तरह से अपने खाते मेंटेन करते हैं, किस पद्धति से अपने खाते बनाते हैं और किन किन पद्धतियों द्वारा खाते रखते हैं। हमने उसके अंतर्गत प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता, बैलेंस शीट आदि का अध्ययन किया था। तो आज हम 12 अकाउंट्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और सेकंड चैप्टर जो है वो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को इसको काफी ध्यान से देखना है क्योंकि ये एक बेसिक चैप्टर है जिस पर आपके आगे आने वाले जो भी चैप्टर हैं पार्टनरशिप के वो डिपेंड करते हैं। और इन अकाउंट्स जो पार्टनरशिप है उसका वेटेज आपके अकाउंट्स में ज्यादा मार्किंग जो है वो अचीव करता है। तो आई होप आप सभी इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे और समझेंगे। और आज हम जो आपका सेकंड चैप्टर है आपका अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल, यानी आपकी जो साझेदारी है उसके जो आपके सिद्धांत हैं, सामान्य सिद्धांत हैं, उनके बारे में हम इसका अध्ययन करेंगे कि साझेदारी क्या होती है, व्हाट इज पार्टनरशिप, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, हिज कैरेक्टरिटीज है ना, हिज ऑब्जेक्ट्स और हिज कैपिटल, अलग अलग चीजों का हम इसमें विस्तृत अध्ययन करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप जब भी प्रैक्टिकल स्टार्ट करें सबसे पहले आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए क्योंकि विदाउट थ्योरेटिकल नॉलेज आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज हम इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को यहां पर समझेंगे और आप इन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लें। और ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपकी एग्जाम्स में आपको आपके टेस्ट पेपर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ओके, तो चलिए अभी हम शुरुआत करते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आपको मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं जो कि आपकी टेक्स्ट बुक्स के हैं। आपकी टेक्स्ट बुक्स चाहे किसी भी राइटर्स की हो, कॉमनली क्वेश्चंस सभी में रहते हैं। देन फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर डिफाइन द पार्टनरशिप। डिफाइन द पार्टनरशिप यानी साझेदारी किसे कहते हैं। तो साझेदारी किसे कहते हैं, आप सभी ने पार्टनरशिप शब्द बार बार सुना होगा। हम अपने नॉर्मल लाइफ में भी पार्टनरशिप के बारे में सुनते रहते हैं कि ये जो बिजनेस है ये पार्टनरशिप बिजनेस है, यहाँ पर कुछ लोगों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, तो वो सभी क्या कहलाते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस कहलाते हैं। और कुछ हमारे यहाँ पर शहरों में या कस्बों में जो सिंगल प्रोप्राइटरशिप होती है यानी एक व्यक्ति द्वारा किया गया जो व्यापार होता है वो एकांकी व्यापार होता है। पर जब हमारा व्यापार 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा चलाया जाता है या ऐसे व्यक्ति जो कि एक ही प्रकार के बिजनेस को चलाने के लिए अपनी सहमति व्यक्त करते हैं, उसे हम साझेदारी व्यापार कहते हैं। साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है। साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है, यानी जो पार्टनरशिप है उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट हमें 2 पर्सन्स की होती है। देन मैक्सिमम्स जो होते हैं डिपेंड ऑन बिजनेस नेचर्स। ओके, यदि आपके बिजनेस की क्या प्रकृति है, आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें पार्टनरशिप बिजनेस में आती है। तो यदि आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द पार्टनरशिप या साझेदारी किसे कहते हैं, तो आप सिंपल अक्षरों में ये भी समझा सकते हैं, ये आपके खुद के वर्ड्स भी होना चाहिए कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को रन करते हैं उसे हम साझेदारी बिजनेस कहते हैं। ये जो व्यापार होता है ये भारतीय कानून के अनुसार या उस देश के कानून के अनुसार क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। और इसकी जो सदस्य संख्या है वो मिनिमम 2 और ज्यादा से ज्यादा 10 या 20 भी हो सकती है ना। तो यहां पर हमने समझा कि पार्टनरशिप किसे कहते हैं। एक पार्टनरशिप की डेफिनेशन आपको आना चाहिए। जो भी पार्टनरशिप एक्ट है
वो कौन सा पार्टनरशिप एक्ट लगता है? 1932, है ना। पार्टनरशिप एक्ट भी आपको ध्यान रखना है कि 1932 पार्टनरशिप एक्ट होता है हमारा। उस पार्टनरशिप एक्ट के तहत ही बहुत सारे नियम और कानून होते हैं। क्लियर? तो हम यहां पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप हमने समझ लिया है, थोड़ा सा बेसिक समझा रहा हूं, इसका ओवरव्यू वापस आपको दूंगा जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे कि आपने समझा कि ये जो पार्टनरशिप होती है ये मिनिमम दो व्यक्तियों से मिलकर चलाई जाती है। तो यदि मिनिमम दो व्यक्तियों से मिलकर चलाई जाती है तो मैक्सिमम कितने? क्लियर? तो यहां पर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आपके बुक्स में दे रखी है। यदि हम आपके बुक्स में कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हैं तो यहां पर दे रखा है आपको सबसे फर्स्ट में दे रखा है एग्रीमेंट। ओके, तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो वो एक एग्रीमेंट पे साइन करते हैं या एक एग्रीमेंट बनाते हैं। एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड हो सकती है, एक पुस्तक हो सकती है, एक प्रलेख हो सकती है, एक किताब हो सकती है जिसमें कुछ नियम और शर्तें लिखी होती हैं और उन नियमों और शर्तों को सभी पार्टनर्स को मानना पड़ता है। इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, है ना। तो सबसे पहले एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट का मतलब एक अनुबंध होना चाहिए। तो ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी एज अ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका लिखित एग्रीमेंट और एक होता है आपका मौखिक एग्रीमेंट। यानी एक हम ओरली एग्रीमेंट कर लें, कोई दो व्यक्ति हैं उन्होंने ओरली एग्रीमेंट कर लिया कि हम दोनों मिलकर इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। उन्होंने आपस में ही ओरली कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करी, चाहे वो प्रॉफिट शेयरिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो लॉस शेयरिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो वर्किंग से रिलेटेड हो, तो इसको हम ओरली एग्रीमेंट कहेंगे। और वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों ने मिलकर अपने इस एग्रीमेंट को एक लिखित रूप दे दिया। अपने जितने भी नियम और कानून हैं, जितने भी उनके लाइबिलिटीज है या जिनके भी उनके राइट्स हैं, उन सभी को उन्होंने एक पुस्तक में लिख लिया, एक एग्रीमेंट में लिख लिया और उसके ऊपर सभी पार्टनर्स ने अपने सिग्नेचर्स कर दिए। तो ये सारे जो सिग्नेचर्स हो जाते हैं तो वो एज अ पार्टनरशिप डीड हो जाती है, एज अ एग्रीमेंट हो जाता है। एग्रीमेंट मैंने आपको बताया दो प्रकार का होता है, एक लिखित और एक मौखिक। इन अ पार्टनरशिप बिजनेस जो एग्रीमेंट होता है इट इज नॉट कंपल्सरी। यह बनाना जरूरी नहीं है, यह आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। इट इज टोटली डिपेंड ऑन योर, आपकी जो मर्जी है आपको उस पर डिपेंड करता है। आपकी इच्छा है, आपकी विश है कि आप एग्रीमेंट बनाएं या नहीं बनाएं। पर भारतीय कानून के अनुसार या हम जब भी किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि हम जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसको हम लिखित एग्रीमेंट पर ही बनाएं और लिखित एग्रीमेंट से शुरुआत करें। लिखित एग्रीमेंट के बेनिफिट ये होते हैं कि यदि भविष्य में आपको कोई लॉस हो रहा है या पार्टनर्स में कोई मतभेद हो जाता है या पार्टनर्स लाभ बांटने में, हानि बांटने में या अपने अधिकार और कर्तव्यों का डिस्ट्रीब्यूशन में उनको कहीं भी कुछ भी फॉल्ट होता है तो उन्हें इसको शॉर्ट आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि आप सभी की सहमति से पार्टनरशिप डीड पे आपने साइन किया है, उस पर हस्ताक्षर किए हैं, आपने एक एग्रीमेंट बना के हस्ताक्षर किए हैं जिसका नियम और जिसका पालन सभी पार्टनर को करना पड़ेगा। तो ये एज एग्रीमेंट होता है ना। और मान लीजिए कि आपने एग्रीमेंट नहीं बनाया और एग्रीमेंट नहीं बनाने में आपके पार्टनर्स के साथ कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई विवाद हो जाता है और उस विवाद का निपटारा यदि हम आपस में बैठकर अपनी सहमति से नहीं कर पाते हैं तो वो जो विवाद होता है, वो जो इश्यूज होता है, दे वेंट टू कोर्ट, वो कोर्ट में चला जाता है। और जो कोर्ट होता है, जो न्यायालय होता है, वो न्यायालय इसमें अपना निर्णय देता है। तो जब न्यायालय निर्णय देता है तो न्यायालय एक एक्ट को फॉलो करता है जिसको हम बोलते हैं एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, है ना। यहाँ पर मैंने आपको एक और क्वेश्चन बता रखा है कि व्हाट इज द पार्टनरशिप डीड, कंटेंट्स, रूल्स एप्लीकेबल द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। तो कुछ रूल्स हैं जो एप्लीकेबल होते हैं
जो रूल्स हैं जो लागू होते हैं, पर कब लागू होते हैं? जब हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई। जब हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो न्यायालय कुछ रूल्स को फॉलो करवाता है और वो रूल्स आपको मानना पड़ेंगे, है ना। बट वाई? क्योंकि आपने पार्टनरशिप डीड जो है वो नहीं बनाई है। आपका जो एग्रीमेंट है वो म्यूचुअल एग्रीमेंट है, कोई भी रिटर्न आपका एग्रीमेंट नहीं है। तो हम यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टनरशिप में फर्स्ट हमने क्लियर किया अनुबंध, ठहराव या एग्रीमेंट, यानी एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट लिखित या मौखिक हो सकता है। एग्रीमेंट टोटल पार्टनरशिप्स की या पार्टनर्स की मर्जी पर डिपेंड करता है कि वो इसको बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। यहां पर आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस आता है जो डेफिनेटली आपको एग्जाम्स में आता है कि साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य है या ऐच्छिक है। साझेदारी संलेख यानी पार्टनरशिप डीड जो है ये ऐच्छिक है, अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है या कंपलसरी है। तो राइट आंसर इज यह ऐच्छिक है, आपके इच्छा पर डिपेंड करता है पार्टनरशिप डीड। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है, जो पार्टनरशिप आपका व्यापार होता है, वो एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा चलाया जाता है और वो परिवार के सदस्य का कुछ ब्लड रिलेशन भी हो सकता है, माता पिता भी हो सकते हैं, पिता और पुत्र भी हो सकते हैं, मदर और सन भी हो सकते हैं, या परिवार के कुछ लोग या परिवार के समूह द्वारा भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है जो कि भी पार्टनरशिप बिजनेस होता है। और उसमें यदि हम देखें तो एग्रीमेंट हमेशा नहीं के बराबर होता है या केवल म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होता है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो व्यापार की स्थिति है, व्यापार की दशा है, व्यापार की जो अवस्था है ना, व्यापार का जो नेचर है, नेचर ऑफ बिजनेस, उसके कारण भी आपका एग्रीमेंट लिखित या मौखिक हो सकता है, पर या पार्टनरशिप की इच्छा पर डिपेंड करता है। क्लियर? तो यहां पर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करी कि सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स थी आपकी एग्रीमेंट। ओके, देन सेकंड की यदि हम बात करते हैं तो सेकंड हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें मिनिमम एंड मैक्सिमम मेंबर। मिनिमम एंड मैक्सिमम मेंबर, देखिए मिनिमम और मैक्सिमम, यानी जब भी हम कोई पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो मैंने आपको बताया कि जो मिनिमम मेंबर है वो ओनली 2 होना चाहिए, और यदि ये 2 में से यदि एक नहीं रहता है तो ये एग्रीमेंट यहाँ पर खत्म हो जाएगा, ये पार्टनरशिप यहाँ पर खत्म हो जाएगी और द पार्टनरशिप बिजनेस इज कन्वर्ट टू एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप, है ना। यानी आपका जो साझेदारी बिजनेस है वो पूरा एकांकी व्यापार में कन्वर्ट हो जाएगा। पार्टनरशिप डीड हम इसको खत्म मान सकते हैं क्योंकि आप 2 पार्टनर थे और एक पार्टनर की डेथ हो गई या जो भी टर्म्स कंडीशन के कारण वो अलग हो गया तो पार्टनरशिप बिजनेस खत्म हो जाता है, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस के लिए आपको 2 पार्टनर्स की जरूरत होती है। अब हम यहां पर देखते हैं मैक्सिमम पार्टनर। मैक्सिमम पार्टनर में यदि आप कोई बैंकिंग संबंधी कार्य करते हैं, यदि आपने जो पार्टनरशिप है वो किसी बैंकिंग कार्य के लिए बनाई है तो मिनिमम 2 देन मैक्सिमम 10, यानी कम से कम 2 सदस्य और ज्यादा से ज्यादा 10 सदस्य हो सकते हैं यदि आप बैंकिंग संबंधी कार्य को करते हैं। और यदि आपने रेगुलर पार्टनरशिप बनाई है, कोई रेगुलर दूसरा बिजनेस को लेकर आपने पार्टनरशिप बनाई है, कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, तो मिनिमम 2 देन मैक्सिमम 20 आपके मेंबर्स हो सकते हैं। चलिए अब हम यहां पर मिनिमम और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द पार्टनर्स को हम समझ चुके हैं। अब हम यहां पर तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जाते हैं कि जो आपका पार्टनरशिप बिजनेस है इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है लीगल होना चाहिए। जो भी पार्टनर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वह वहां के कानून के अनुसार, जैसे हम हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो भारतीय कानून के अनुसार क्या होना चाहिए, वो लीगल होना चाहिए, वैध होना चाहिए। आप ऐसा कोई भी अनैतिक कार्यों के लिए पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं या पार्टनरशिप बिजनेस नहीं बना सकते हैं। इसको भारतीय कानून के अंतर्गत अवैध घोषित किया गया है। जैसे आप चोरी, डकैती, स्मगलिंग, है ना, इन सभी चीजों के लिए
आप पार्टनरशिप बिजनेस को रन नहीं कर सकते हैं। या जो उद्योग गवर्नमेंट के अंडर में है और हम उन उद्योगों को या उसका प्रोडक्शन करने के लिए ऐसा कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो जो पार्टनरशिप बिजनेस होना चाहिए वो हमारा लीगल होना चाहिए, वहां के कानून उसको चलाने की अनुमति देता हो, और हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो भी बिजनेस है वो लीगल है ना, और इसमें ऐसे किसी भी कार्य को हम नहीं कर रहे हैं जो कि हमारे भारतीय कानून के द्वारा अवैधानिक घोषित किया गया है। अन्यथा क्या परिणाम होगा, हमारा कानून या हमारा प्रशासन उस तरह के बिजनेस को बंद कर देगा, और जो पार्टनर्स है उनको आगे न्यायालयिक हिरासत में भी जाना पड़ सकता है, या जो भी दंड है उसकी कार्यवाही भारतीय कानून के अनुसार की जा सकती है। क्लियर? ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट इसके कैटेगरीज के ऊपर चलते हैं। पूंजी। देखिए क्या होता है कि जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है उसमें मैंने आपको बताया मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20, या मिनिमम 2 10 मैक्सिमम 100 कैंडिडेट या 10 जो है पार्टनर्स हो सकते हैं। मिनिमम 2, मैक्सिमम 10, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20 पार्टनर्स हो सकते हैं। क्लियर? यदि हम इसमें आगे बात करते हैं कि जितने भी पार्टनर होते हैं, जब भी हम पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पार्टनरशिप बिजनेस का एक मोटो और होता है कि हम अपना जो स्मॉल बिजनेस है उसको एक्सपांशन कर रहे हैं, उसका विस्तार कर रहे हैं, और उसके विस्तार करने के लिए हमें क्या चाहिए, पूंजी की जरूरत होती है। और जब हमें पूंजी की जरूरत होती है और कम पार्टनर है ना उसको पूंजी को नहीं ला पाते हैं, इसलिए क्या करते हैं, हमें और भी पार्टनर्स बनाना पड़ते हैं। इसलिए हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट यदि हम देखें तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है, पूंजी होती है, कैपिटल होती है। पर हम ये कह सकते हैं कि जो साझेदारी बिजनेस है उसमें सभी पार्टनर्स को पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं है। जी हाँ, पार्टनरशिप बिजनेस में सभी साझेदारों को पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं है। कभी कभी किसी पार्टनर की विशेष योग्यता के कारण, यदि किसी पार्टनर में कोई विशेष योग्यता है और यदि कोई पार्टनर उस बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से रन कर सकता है, वो उसका एक्सपांशन कर सकता है और लार्जर प्रॉफिट जो है अर्न कर सकता है, तो कभी कभी उसकी क्वालिटी और उसके एक्सपीरियंस के आधार पर भी हम उस व्यक्ति को पार्टनर्स हमारी फर्म में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बना सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि साझेदारी बिजनेस में सभी साझेदारों को पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं है। क्लियर? देखिए यहां पर मैं आपको कुछ सिंपल टर्म्स, सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहा हूं जो कि आप कैरेक्टरिस्टिक्स में डाल सकते हैं, क्योंकि हमें मिनिमम 5 कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें लिखना पड़ती है। आगे हम बढ़ते हैं कि पार्टनरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो देखिए पार्टनर कौन बन सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हु इज द बिकम अ पार्टनर। पार्टनर कौन बन सकता है? तो फर्स्ट है कि कोई ह्यूमन बॉडी, कोई व्यक्ति या इंसान ही पार्टनर बन सकता है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है ना, कॉर्पोरेट फर्म्स हुए या और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हुए, उसको हम पार्टनर्स नहीं कर सकते हैं, यानी इंडिविजुअल व्यक्ति को हम पार्टनर्स बना सकते हैं। क्लियर? क्योंकि जो इंसान है उसको भगवान ने सोचने समझने की शक्ति दी है, इसलिए हम इन अ पर्सन हम उसको पार्टनर नियुक्त कर सकते हैं, क्योंकि वो निर्णय ले सकता है, वो भविष्य की योजनाओं के बारे में सोच सकता है, वो भविष्य की प्लानिंग कर सकता है, वो अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकता है, इसलिए हम उसको ही पार्टनर बनाते हैं। पर पार्टनर बनाते समय हमें कुछ विशेष सावधानियों की जरूरत होती है। बिकम अ पार्टनर, आप कौन कौन सी सावधानियों को समझेंगे? तो सबसे पहला, वही व्यक्ति पार्टनर बन सकता हो जो कि स्वस्थ मस्तिष्क का हो। ओके, स्वस्थ मस्तिष्क यानी वो मेंटली फिट हो, है ना, उसमें सोचने समझने की क्षमता हो, वह दिमागी तौर पे पागल नहीं हो, दिवालिया नहीं हो। दिवालिया यानी बैंकरप्ट, ठीक है, इंसॉल्वेंट आप सभी जानते हैं, जो कि अपने ऋणों को चुकाने में समर्थ हुआ हो, न्यायालय द्वारा उसको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया हो। इसको भी हम पिछले के वीडियो में समझ चुके हैं कि इंसॉल्वेंट या दिवालिया कौन सा होता है। तो सबसे पहले वो स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, ठीक है, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, और एक तीसरी कंडीशन, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि वह किसी दुश्मन देश का नागरिक नहीं होना चाहिए।
दुश्मन देश का नागरिक यानी ऐसा देश जिससे हमारे देश और उसके देश में जो संबंध है वो काफी बिगड़ गए हैं और एज अ वार के ऊपर हमारे दोनों देश खड़े हैं, तो ऐसे देशों को हम दुश्मन देश की श्रेणी में लाते हैं। तो ऐसा देश नहीं होना चाहिए जिससे हमारे व्यापारिक संबंध या सभी संबंध खराब हो, है ना। दुश्मन देश का नागरिक नहीं होना चाहिए। सबसे पहला साझेदार की डेफिनेशन, साझेदार 18 वर्ष का वयस्क व्यक्ति होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, कोई दिवालिया व्यक्ति नहीं होना चाहिए और किसी दुश्मन देश का नागरिक नहीं होना चाहिए। क्लियर?